नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं आने वाली है वो सारे परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप यहाँ से हमारे इस चैनल से ये जितने भी तमाम जीके जीएस है उसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, उसे भी करेंगे, इंडियन पॉलिटी भी करेंगे और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 7 है फ्रेंड्स, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाइएगा तो ज़रूर दीजिएगा कि हमारा कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सीमाएं जो है नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी और चीन से भी? तो वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सिक्किम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की सीमा उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल से मिलती है। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं। यह देश कौन कौन सा है? तो भारत के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये 7 ऐसे देश हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के साथ टोटल कितने कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 7 होगा इसका सही आंसर। भारत की सीमा जो है, भूमि सीमा, वो 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा भूमि जो है वो किसके साथ शेयर करता है? तो वो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और सबसे छोटा, सबसे कम किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो देखिए, कौन सा ऐसा अक्षांश है जो कि भारत को हाफ डिवाइड कर देता है? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, है ना। ये नॉर्थ डिवाइड करता है, ये याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ना। 23 डिग्री नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश और पर मौजूद है, एक काल्पनिक रेखा है। इसे उष्ण कटिबंधीय के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इस रेखा के उत्तर में भारत के किसी भी हिस्से में सूर्य की किरण सीधी सिर के ऊपर नहीं पड़ती है। लगभग 21 जून को, ये ध्यान रखिएगा, 21 जून, ठीक है ना, 21 जून के आसपास इस रेखा पर पड़ने वाली सभी स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि 21 जून को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और 21 जून को ही योगा दिवस भी मनाते हैं, आप लोग जानते हैं। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जो कि टोटल 8 राज्य है। और आप लोग ट्रिक भी याद रखे हैं, मित्र पर गमछा झार, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु ये कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु ये कहाँ पे अभी पड़ता है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है ये गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, गहीर माथा पश्चिमी बोल रहा है। तो भारत, हम लोग नक्शा को कैसे पढ़ते हैं? ये हमारा ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है, इधर में राइट हैंड साइड में ईस्ट और इधर में वेस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए भारत का पश्चिमी बिंदु, अच्छा यहाँ पे कौन सा पूछा है? पश्चिमी बिंदु होगा, है ना।
तो पश्चिमी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी। यहाँ पे पश्चिमी जो है ये गुजरात में पश्चिम होगा, यहाँ पे पश्चिम, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ध्यान रखिए। इसमें देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गहीर माथा के नाम से जानते हैं, गुहार मोती, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह छोटा सा गांव है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम से। ठीक है, और उसके बाद ये पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गहीर माथा या फिर गुहार मोती कहते हैं। किबिथु से लोहित नदी जो भारत में प्रवेश करती है, ये याद रखिएगा, किबिथु अरुणाचल प्रदेश से ही, अरुणाचल प्रदेश के जो किबिथु जगह है वहां से ही क्या है, लोहित नदी भारत में आती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रेणी में इंदिरा कॉल है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी यानी कि नॉर्थ वाला, ठीक है, नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, नॉर्थ में इंदिरा कॉल और साउथ में इंदिरा पॉइंट है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी ये सब सारा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्थ में इंदिरा कॉल और इधर में साउथ में इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ देखिए दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ कन्याकुमारी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्ट में किबिथु है, यहीं से वो नदी जो है प्रवेश करती है। और यहाँ देखिए गुहार मोती, जो कि ये कहाँ पे है, पश्चिम में है और गुजरात के तट में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितना है, ये देखिए कर्क रेखा हाफ में भाग डिवाइड कर रहा है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सब सारा चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली और विंध्या श्रृंखला, जो विंध्या रेंज है और अरावली जो रेंज है, उसके मध्य में कौन सा पठार है, तो उसका मध्य में यानी कि उसका बीच में मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मालवा का पठार। ठीक है, अरावली और विंध्या पर्वत श्रृंखला के बीच मालवा का पठार स्थित है। यह पठार मध्य उत्तर भारत में है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। ट्रांस हिमालय जिसको पार्ट बोलते हैं। मालवा का पठार की ऊंचाई 1650 से लेकर 2000 फीट तक है। यह पठार विंध्या पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखीय उत्तरी क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्से में शामिल है। यह पठार एक लहरदार पठार है। ठीक है, लहरदार पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है और इसकी उत्तर की ओर झुकता, ये जो है ये उत्तर की ओर झुकता है। ठीक है, इसमें उत्तर की ओर सुंदर चंबल घाटियां हैं, ये याद कर लीजिएगा। सुंदर, एक्चुअली में सुंदर चंबल, जो चंबल की घाटी आप लोग सुने हैं ना, तो ये है। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकता है कि चंबल की घाटी कहाँ पे, कौन सा पठार में पड़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा है, तो वो है मालवा का पठार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है ना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी है, यानी कि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला यह करीब 870 मिलियन वर्ष प्राचीन है। यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर मेवात भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बना के लेके आते हैं फ्रेंड्स, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए आप इसका सही आंसर दे पाए। आपसे पूछ सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेवात। क्या नाम से जानते हैं, मेवात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, अरावली यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्याचल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सिलवासा राजधानी है, इनमें से किसका सिलवासा राजधानी है, दमन और दीव की, दादर नागर हवेली की, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए सिलवासा पहले दादर नागर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है, अब तो ये दोनों एक हो गया है, तो इसकी भी राजधानी कौन है, सिलवासा है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यहाँ पे, लेकिन दमन एंड द्वीप भी इसमें शामिल है। ये देखिए, भारत की राजधानी दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप की राजधानी जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी सिलवासा है। और सिलवासा को भी उपनाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, उपवनों की शहर। ये ध्यान रखिएगा, उपवनों का शहर जो है वो सिलवासा को ही कहा जाता है,
ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलवासा दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। दादर जो कि इस प्रदेश की एक तालुका है, कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित है और एक विदेशी अंततः क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, सिलवासा मुख्य रूप से कृषि और चावल दान फलियां और फलों की फसल का उत्पादन करता है। सिलवासा आमतौर पर घूमने के लिए एक सुरक्षित जगह है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। जेवराती और बैग छीनने जैसे छोटे मोटे अपराध के मामले में अपेक्षाकृत कम है। यहाँ पे ऐसे छीन छान बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलवासा एक पुर्तगाली नाम है जिसका अर्थ होता है वह जंगल जिसमें कमाल का चुंबकीय आकर्षण है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी क्वेश्चंस आप लोग को ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं तटरेखा किसकी सर्वाधिक है, गुजरात की सबसे ज्यादा है, कोस्ट लाइन है ना। भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है ये गुजरात के साथ होता है, 1600 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। समुद्र तट लगभग 24% हिस्सा इसका कवर करती है। गुजरात की तटरेखा अरब सागर से मिलती है, अरब सागर से, ठीक है। गुजरात तटरेखा के साथ 41 बंदरगाह है, जिसमें एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला, ठीक है ना। और कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कोलकाता का पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। 11 मध्यवर्तीय बंदरगाह है और 29 जो है वो छोटे बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है तब तो गुजरात होगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो वो आंध्र प्रदेश होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, साउथ इंडिया में। चलिए, ये देखिए, ये टोटल जो है ये कोस्ट लाइन गुजरात का यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये पूरा ये टोटल कोस्ट लाइन है भारत का, और लेकिन इसमें गुजरात सबसे ज्यादा बियर करता है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि साउथ इंडिया में, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भंवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भंवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भंवर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को भंवर कहते हैं। इसे गंगा सिंध का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। यह मैदान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से लेकर भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। भंवर निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र है। यह आमतौर पर लगभग 7 से 15 किलोमीटर चौड़ा संकीर्णन है। हिमालय की 3 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता कौन सा है? हिमालय के पहाड़ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 2400 किलोमीटर फैली हुई है, यह पहला। और दूसरा, हिमालय पर्वतमाला वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत और अनूठी किस्मों से संपन्न है। तीसरा क्या है विशेषता? हिमालय उबड़ खाबड़ पर्वतमालाओं वाले भूवैज्ञानिक युवा यह पर्वत है, यह ध्यान रखिएगा, युवा तह पर्वत है, ठीक है। तो ये 3 हिमालय का जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उसको हम लोग इसमें आगे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कोरी निवेशिका यानी कि कोरी क्रीक किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है ये किस स्थान पर है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ के लिटिल रन पे स्थित है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। देखिए, कच्छ के रन में स्थित है, यह अरब सागर के पास और पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। कोरी क्रीक एक ज्वारीय संकरी खाड़ी है। ये जो कोरी क्रीक है ये क्या है? एक खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी होता है उसी प्रकार का, ठीक है। कोरी क्रीक 33 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में सर क्रीक से है। यह सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सिंधु नदी डेल्टा के निर्जन दलदली इलाके में है। यह खाड़ी अरब सागर में बहती है और भारत में गुजरात राज्य को पाकिस्तान में सिंध प्रांत से अलग करती है। यानी कि भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरा जो है ये भारत के कब्जे में है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए ग्रीन लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कोरी क्रीक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए कोरी क्रीक यहाँ पे है ना, कोरी क्रीक
ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्लेम बाय पाकिस्तान डिप्यूटेड बाय इंडिया, और यहाँ क्लेम बाय इंडिया डिप्यूटेड बाय पाकिस्तान। ये देखिए ये वाला लाइन, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला लाइन अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए 8 राज्य से होकर गुजरती है, उसमें से गुजरात भी है, झारखंड भी है, मिजोरम भी है, लेकिन असम नहीं है। तो असम को हटा दीजिए, तो 3 जिसमें है उसको हटा दीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 to 4, 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 to 4। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के कोण पर है और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, नॉर्थ में है। ठीक है, इक्वेटर का नॉर्थ में है। ठीक है, यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड में नेतरहाट, झारखंड में एक नेतरहाट जगह है, वहां से प्रवेश करके माडार होते हुए आगे ओरमांझी और सोमडिमरा को छूती हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? ये 3 राज्य कौन कौन सा है? तो ये 3 राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है ये पर्वत श्रृंखला है, आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, भारत के पश्चिमी घाट के समानांतर फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला है जो कि 1600 किलोमीटर लंबी है और 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह गुजरात से होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैली हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लीजिए कि तुंगभद्रा नदी कहां से उद्गम हुई है, तो पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी का भी उद्गम कहां से हुआ है? पश्चिमी घाट से। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है फ्रेंड्स, उसे हम लोग लेके आपके सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, ये भी हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1953। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। यह भाषाई आधार पर बना पहला भारत का राज्य है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद राज्य को बांटा गया था और इसके तहत तेलुगु भाषी जिले आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल हो गया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2014 में भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी। तेलंगाना राज्य जो है दरअसल 10 जिले और शेष आंध्र प्रदेश में 13 जिले होंगे। ये 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी होगी। ठीक है, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। शिव समुद्रम जो है, देखिए कावेरी नदी के ढक्कन की पठार की चट्टानों और चोटियों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए झरने का रूप लिया। कावेरी नदी ने शिव समुद्रम नाम का एक द्वीप बनाया। ठीक है, ये खुद बना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यह द्वीप नदी के रास्ते में बना चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। शिव समुद्रम का द्वीप शहर नदी को 2 झरनों में बांटता है। इस झरनों का नाम है गगनचुक्की और भाराचुक्की, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गगनचुक्की और भाराचुक्की क्या है, तो ये झरना का नाम है जो कि शिव समुद्रम के द्वारा ये बनाया गया 2 झरना है। ठीक है, शिव समुद्रम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है।
ये कर्नाटक में स्थित है। ये झरना कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी पूछ सकता है कि शिव समुद्रम किस नदी के किनारे है, तो कावेरी नदी आप लोग सही आंसर देके आएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना। यह परियोजना से बनी जल विद्युत का इस्तेमाल मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्डफील्ड में भी किया जाता है। केजीएफ है ना, केजीएफ का नाम तो आप लोग सुने होंगे, कोलार गोल्डफील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी पर मांड्या जिले और चामराज जिले की सीमा पर बनती है। यह 1905 में एशिया के सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना यहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो यही शिव समुद्रम जो है इसी पे बना हुआ यह परियोजना है। शिव समुद्रम का अनुवाद भगवान शिव का महासागर होता है, यह ध्यान रखिएगा। यह कर्नाटक के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। यह बेंगलुरु से 130 किलोमीटर और मैसूर से 81 किलोमीटर दूर है शिव समुद्रम। चलिए, आई होप आपको समझा पा रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, नैनी से, है ना, मिर्जापुर से, आपको मालूम होगा। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ये भारत का मानक यमुनोत्तर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना, तो ईस्ट साइड में। और महाराष्ट्र कौन सा साइड में है? वेस्ट साइड में, तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा ही नहीं। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद का कौन सा जगह? नैनी। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 42.42 डिग्री जो है वो पूर्व है। इसका मतलब है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। यहाँ हम लोग ज्यादा जानते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, 5.5 घंटा समय है। ठीक है, 1 मिनट। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत में दिवालोक बचत समय, ठीक है, या कोई अन्य मौसमी संयोजक नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये सब सारा चीज आपको ये वाला जो है मानक समय, ये ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र तो इधर में है, तो वैसे भी ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना, गुजरात और ये महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लक्षद्वीप और ये सब सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है ना। अगर जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रोवाइड करें, तो फिर राज्य की संख्या 29 हो जाएगी और 7 केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश ये हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक में मिला दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख और लक्षद्वीप है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर यानी कि और पुडुचेरी, ठीक है, ये सब क्या है? यूटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश जहां पे उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल वाले कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार है, दिल्ली में आपको मालूम होगा दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है ना, दिल्ली में अनिल बैजल है ना, लद्दाख है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल है। और बाकी इन सारे के अलावा बाकी जैसे भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं, उसमें चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप है एक ही साथ और लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे प्रशासक। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं? तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो है पर्वतीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, पर्वतीय। भौगोलिक दृष्टि से मणिपुर राज्य को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक पहाड़ी और दूसरा घाटी। तो घाटी राज्य के बीच में स्थित है और पहाड़ी घाटी को घेरे हुए है। तो घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 790 मीटर ऊंचा है और पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1500 मीटर से 1800 मीटर के बीच है। इसीलिए मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो पर्वतीय है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो तट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तट का उत्तरी और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तटीय छदन को क्षेत्र के 3 उप विभाग है। पहला उत्कल का मैदान, दूसरा आंध्र तटीय, तीसरा तमिलनाडु मैदान। ठीक है, पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, यानी कि पश्चिम साइड में, ऐसे भारत है ना, तो इधर में कोरोमंडल और इधर में क्या है? इधर में है आपका मालाबार। मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच तट को मालाबार तट कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। वहीं गोवा से गुजरे मंगलुरु के बीच के तट को कन्नड़ तट भी कहा जाता है। तो गोवा से कन्नड़ तट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की तटवर्ती रेखा पर स्थित रामकृष्ण तट बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। इसका प्रवृत्ति दृश्य मन मोह लेता है। चलिए, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए कौन कौन कोस्ट है? मालाबार कोस्ट है, ये केप केमोरिन है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु और ये सब इलाका वाला, ये देख लीजिए। और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है, ये ध्यान रखिएगा। ये उत्कल प्लेन यहाँ पे है ना, उड़ीसा के पास उत्कल, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उड़ीसा का पहला पुराना नाम भी उत्कल ही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। इनमें से किसके कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो ये कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अक्षांशीय विस्तार। भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश है, इसके कारण है ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और क्षेत्रीय आकार। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, ये सब सारे इसके कारण है। भारत की जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, विविधता को प्रतिबंधित करती है। देश के अधिकांश हिस्से में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत वर्ष आकार में विश्व का, तो भारतवर्ष जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7वां सबसे बड़ा देश। इसका कुल क्षेत्र जो है इतना इतना सारा चीजें आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। और वो पुर्तगाली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वास्को डी गामा। किसका नाम है? उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा, ये ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी और 1498 में अफ्रीका के आसपास नौकायन करके भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय बन गया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन बना था? तो वो बना था वास्को डी गामा, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा सन में? 1498 में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। कालीकट, ये ध्यान रखिएगा, कालीकट तत्कालीन शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो वहां पे कौन शासक था उस समय? जेमोरिन, ठीक है, जो कि वास्को डी गामा को यहाँ पे स्वागत किया था। और फिर जब वास्को डी गामा जब गया था तो उसको बहुत सारा मसालों का जहाज दे के भेजा था विदाई के रूप में। ठीक है, वास्को डी गामा को यूरोपीय से एशिया तक समुद्र मार्ग को खोजने का श्रेय भी जाता है। भारत साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, किसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, वास्को डी गामा खोजकर्ता, भारत की खोज कौन किया? तो वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को भारत का समुद्री रास्ते खोज करने के लिए निकला था और चार बड़े जहाज थे और 170 इसके लोग सवार थे। 20 मई 1898 को कालीकट पहुंच गया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये रहा फ्रेंड्स ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 7 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को नए मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, और अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।